हरिद्वार में भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने कहा, श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया पर्यवेक्षक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, चुनाव प्रबंधन की संभालेंगे जिम्मेदारी। देहरादून में कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुए बैठक में शामिल। आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति पर हुआ फोकस। देहरादून में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत बेहद गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूर संघ की 7 दशक की श्रमिक सेवा, राष्ट्र निर्माण में योगदान और संगठनात्मक प्रतिबद्धता को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिक वर्ग राष्ट्र की रीढ़ है और प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की ओर से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा और कौशल विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका बड़ा लाभ श्रमिक वर्ग को मिल रहा है। सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही 4 धाम यात्रा और मानसून को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने की बात भी कही। आज हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से, अब अनवरत रूप से जारी है। बात अगली खबर की, जब भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी कराई गई। ऑपरेशन सिंधु के वापस लाए गए लोगों की कुल संख्या 1117 पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों पर संकट आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संभव मदद दी गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि भारत की सरकार ईरान से हर एक भारतीय नागरिक को सुरक्षित वापस लाएगी। जब जब भी देश के लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत में निकाल कर लाएगी। धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के चलते प्रदेश में आचार संहिता भी अब लागू हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए विधानसभावार पर्यवेक्षकों की सूची अब जारी कर दी है। ये सभी पर्यवेक्षक जिला पंचायत सदस्य पद के समर्थित प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाएंगे और वहां चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पंचायत चुनावों की अहम जिम्मेदारी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। आज हमारे सभी विधायकगण हमारे जो चुनाव की दृष्टि में पर्यवेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल हमने घोषित कर दिए थे पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है।
उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। 10 और 15 जुलाई को मतदान होने हैं और 19 जुलाई को मतगणना होगी। जहां पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ अब कांग्रेस भी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने बैठक कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक के बाद करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। संवैधानिक अवधारणा है, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम को खत्म कर दिया गया है। आरक्षण पंचायत अधिनियम में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। कई पंचायतों से जुड़े हुए प्रतिनिधि माननीय उच्च न्यायालय में इन विसंगतियों को लेकर याचिका दायर करते हैं और सुनवाई होती है और उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता पालिका में कोर्ट में कहते हैं कि हम जो विसंगतियां हैं इनका जवाब, इनका उत्तर हम 3 दिन में सरकार की ओर से देंगे। और उसके बाद तत्काल बाद अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो साफ दिखाई देता है कि नए संविधान पर विश्वास है। आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है उसके लिए चर्चा हुई है। साथ में एक निंदा भी की है जिस तरीके से रोस्टर को 0 बीजेपी ने करके पहली शुरुआत ही बेईमानी से की है। साथ में एक बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने तय कर लिया कि वो महाराष्ट्र में जो इस तरीके से अभी राज्य के चुनाव हुए उसी तर्ज पर यहाँ चुनाव करने की तैयारी है। केवल 12 जिलों में चुनाव होने हैं, उसमें भी एक साथ चुनाव नहीं हो रहे। ये किस रणनीति के तहत बीजेपी ने किया ये सब समझते हैं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी चुनाव में है हमारे सामने जो हर तरीके से बेईमान है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं। देश के नागरिकों में नफरत फैलानी हो, चाहे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके प्रदेश का और देश का माहौल ख़राब करना हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर जाना हो, उस लेवल पर जाके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और हमको उनसे मुकाबला करना है। तो उसके लिए हमको क्या रणनीति करनी है, किस तरीके से हमको लड़ना, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। 2 फेज में चुनाव करने का निर्णय करके सरकार ने जता दिया है कि उसकी जो रणनीति है वो बेईमानी की है और वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की तरह। दूसरा, इसमें आरक्षण को जिस तरीके से लागू किया गया है, इसमें SC/ST का आरक्षण, महिला आरक्षण और OBC का जो आरक्षण है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। निश्चित ही ये भी इस बात को दिखाता है कि ये लोगों के जो हमारे लोकतंत्र के नियम हैं या चाहे पंचायत राज के जो नियम हैं उनका भी उल्लंघन सरकार लगातार कर रही है। बात अगली खबर की करेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जहां बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व CM हरीश रावत सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बैठक में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही हरीश रावत ने आरक्षण के रोस्टर को लेकर भी सरकार को घेरा। उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर जिस प्रकार से इन्होंने आरक्षण के रोस्टर को गड़बड़ाया है, उसको शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही है, उससे कई क्षेत्र इस जो रोस्टर का लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे और SC/ST के हितों पर भी चोट है, ये दूसरे वर्गों के हितों पर भी चोट है। और ये क्यों किया गया है ये समझ में बिल्कुल साफ तौर पर आता है, क्योंकि जो इस समय रोस्टर था उस रोस्टर के अनुसार जो है भाजपा के कई जिलों के अंदर संभावित उम्मीदवारों को नुकसान पहुंच रहा था और उनको बचाने के लिए ये सारा रोस्टर गड़बड़ाया गया है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है।
वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत का बड़ा दावा किया है। बीजेपी पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल बताते हुए 2027 का फाइनल मुकाबला भी जीतने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी को जवाब देते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि एक बात निश्चित है कि बीजेपी 2027 का फाइनल हारने जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि चाहे क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो या फिर प्री फाइनल हो, लेकिन 2027 का फाइनल चुनाव कांग्रेस ही जीत दर्ज कराएगी। एक बात निश्चित है कि वो फाइनल में हारने जा रहे हैं। 2027 में वो हारने जा रहे हैं। ये क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, प्री फाइनल है, जो भी वो शब्दावली ढूंढे, मगर एक बात बिल्कुल साफ है, इस बार हम 2027 में उनको हराएंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने रविवार को सभी जिलों के डीएम और संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जहां बैठक में टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल और एसएसपी आयुष सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त ने अधिसूचना जारी होने पर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम और एसएसपी को भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही पुलिस फोर्स व्यवस्था, रूट चार्ट, ट्रैफिक प्लान बनाने और बारिश को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने को कहा गया, जिससे निर्वाचन के काम बाधित न हो सके। उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य की खर्च सीमा बढ़ा दी गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार खर्च सीमा बढ़ाई गई है। पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10,000 रुपए की खर्च सीमा तय की गई है। प्रधान के लिए खर्च की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य के खर्च की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई है। जिला पंचायत सदस्य के खर्च की सीमा 1,40,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। वहीं उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने वालों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल यूपीसीएल को बेची जाने वाली उनकी बिजली की दर 50% से अधिक की कटौती होने जा रही है, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने 4.30 यानी कि 4.5 रुपए प्रति यूनिट की बजाय 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया। वहीं कांग्रेस ने सोलर प्लांट लगवाने वालों के साथ इसे धोखा बताया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आयोग ने अभी प्रस्ताव तैयार किया है, इसे लागू नहीं किया। उत्तराखंड में सोलर प्लांट वालों को लगेगा झटका। आधे दाम पर बिकेगी बिजली, कांग्रेस बोली धोखा। यूपीसीएल 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा बिजली। करण माहरा बोले, कहती कुछ करती कुछ है बीजेपी। उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने वालों को जोर का झटका लगने जा रहा है। योजना के तहत लगवाए गए सोलर प्लांट से यूपीसीएल को बेचे जाने वाली उनकी बिजली की दरों में 50% से अधिक की कटौती होने जा रही है। अभी तक इन सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को यूपीसीएल 4.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदता है, लेकिन नियामक आयोग ने ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें खरीदी जाने वाली बिजली की दरें 2 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने वालों से यूपीसीएल खरीदता है बिजली। यूपीसीएल दिन में 4.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदता है। उस वक्त बाजार में 80 पैसे से 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होती है। इसके बदले उपभोक्ता रात को यूपीसीएल की महंगी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। रात में यूपीसीएल 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदता है। यूपीसीएल के इस नुकसान का बोझ अन्य उपभोक्ताओं पर पड़ता है। घाटे को देखते हुए यूपीसीएल के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद का प्रस्ताव। नियामक आयोग के अध्ययन में ये जानकारी भी सामने आई है कि अन्य राज्यों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने वालों से उत्तराखंड की तुलना में काफी कम दर पर बिजली खरीदी जा रही है। यूपी में 2 रुपए प्रति यूनिट, गुजरात में 2.76 रुपए प्रति यूनिट और महाराष्ट्र में 2.82 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है, जिस पर आयोग ने तय किया है कि उत्तराखंड में भी 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। कांग्रेस ने योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने वालों के साथ इसे धोखा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले लुभावने दरों पर बिजली खरीदकर लोगों को प्लांट लगाने को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी ओर से भी पैसे लगाए और अब दरों में आधे से भी ज्यादा कटौती की तैयारी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये अभी प्रस्ताव है, इसे लागू नहीं किया गया है। पहले 4 रुपये 30 पैसे की दर से
पर यूनिट बिजली ली जा रही थी, और अब जो सरकार ने मजमून तैयार किया उसमें 2 रुपये के हिसाब से बिजली ली जाएगी। ये 50% से ज़्यादा की कटौती है, और ये उपभोक्ता के संग धोखा है। लोगों ने क्योंकि उसमें कुछ पैसा खुद भी लगाया, हालांकि सब्सिडी थी, लेकिन लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, और इस उम्मीद के साथ कि 4 रुपये 30 पैसे के हिसाब से उनकी बिजली खरीदी जाएगी पर यूनिट, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था। अब उसमें सीधे 50% से जो ज़्यादा की जो कटौती सरकार ने की है, निश्चित ही ये उन लोगों के संग धोखा है, जनता के संग धोखा है। और बीजेपी लगातार लोगों का शोषण कर रही है, लोगों के हक हकूक़ में डाका डालती है। पहले बोलती कुछ है, करती कुछ है, और ये बीजेपी का हमेशा से राग रहा है कि जो कहती है उसका उल्टा करती है। नियामक आयोग ने अन्य राज्यों में जो सोलर सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनसे खरीदी जाने वाली बिजली के आधार पे प्रस्ताव जरूर भेजा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किया जाए। ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, सरकार उस पर विचार करेगी। और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के जो पहाड़ी जनपद हैं उनके लिए जो भी योजनाएं बनती हैं देश के पैमाने पे, उन पर्वतीय जिलों के लिए विशेष प्राविधान उसके तहत किए जाते हैं। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 20 मेगावाट के 32,422 प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाए गए, जिनसे पैदा होने वाली बिजली को महंगी दरों पर खरीदा जाता रहा, जिससे लोग इस योजना को लेकर प्रोत्साहित हुए। लेकिन अब इन सोलर प्लांट से खरीदी जाने वाली बिजली की दरों में आधे से भी ज्यादा कमी के प्रस्ताव से योजना को लेकर लोगों के उत्साह में कमी आने की संभावना है। वहीं कांग्रेस इसे सोलर प्लांट लगवाने वाले लोगों के साथ धोखा बता रही है। देखना होगा कि नियामक आयोग का दरों में कटौती के प्रस्ताव को लागू किया जाता है या इसमें कुछ फेरबदल होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे अल्मोड़ा की, जो अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब सभी राज्य में सभी सड़कों को 2 लेन भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी कई सड़कों को 2 लेन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ की सड़कें शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि विजन 2047 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण के साथ स्ट्रेट और नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। देश भर के अंदर हमारे बहुत सारे एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल रोड बन रहे हैं, ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं और एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड हैं पुराने जो NH के हैं, उसको 2047 के विजन के अनुसार उस समय में जो व्हीकल्स की संख्या होगी, पॉपुलेशन होगा, उसके अनुसार हमारा विजन काम पे तेज गति के साथ चल रहा है। और अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर रोड हमारी NH की है। स्टेट हाईवेज अलग है, स्टेट के अलावा जो नगर पालिका या नगर निगमों की इनकी रोड्स अलग होती हैं, मगर जो हमारी NH की है वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की है। अब बात करेंगे टिहरी की, जो है डीएम नितिका खंडेलवाल ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने LED के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर संचालित CCTV कैमरों की फुटेज, अन्य यंत्र, दूरभाष नंबर, सूची और स्टोर रूम में रखी आपदा सामग्री का जायजा लिया है। वहीं जिलाधिकारी ने DDMO ब्रजेश भट्ट को शिकायत सूचना पंजिका में संबंधित विभाग के निस्तारण की कार्रवाई अंकित करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में IPS रचिता जुयाल के बाद अब IFS अफसर धनंजय सिंह ने भी VRS लिया है। आपको बता दें, इसको लेकर शासन प्रशासन में तो हलचल मची है, लेकिन अब राजनीति भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए सरकार ईमानदार अधिकारियों को VRS लेने पर मजबूर कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने आगे कहा कि चंद घंटे में ही धनंजय सिंह के VRS लेने के पत्र को स्वीकार करना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि IFS अफसर ने अपने VRS के पीछे पारिवारिक कारण बताया, लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। तो आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि
सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बंधे हैं, खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है कुछ कर्मचारियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। वहीं पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरे में एक मुख्य मांग ये भी रखी गई थी कि मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगर पालिका क्षेत्र भी शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना है। गौरतलब है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इन जगहों पर विकास योजना को संचालित करता है, जिसमें सरकार और बोर्ड के कार्य करने में काफी लंबा समय लग जाता है। कई ऐसी आपत्तियां होती हैं जिनसे सरकार और बोर्ड के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से इन दोनों क्षेत्रों को कैंट बोर्ड के परिधि से बाहर लाने का अनुरोध किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगरपालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है, उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में बारिश को लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपद के मैदानी क्षेत्रों में मॉकड्रिल की जाएगी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉकड्रिल ऐसे स्थानों में की जा रही है जहां बीते कुछ सालों से लगातार जल जमाव और बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना कि सरकार को वर्षा ऋतु से पहले ठोस कार्य योजना तैयार करने पर काम करना चाहिए था, लेकिन हर साल मॉनसून से आपदा के दौरान प्रदेश को भारी नुकसान होता है। को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया। पहले मॉकड्रिल हम 1-2 मॉकड्रिल करते थे। इस बार हम लोग प्लानिंग किए हैं कि कई मॉकड्रिल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चीफ सेक्रेटरी सर ने निर्देश दिया था कि आप 10 दिन के अंदर मॉकड्रिल कराइए। उसी के क्रम में हम लोग मॉकड्रिल का प्लान किया है। हम लोगों ने कल एक हमारी टेबल टॉक एक्सरसाइज डिटेल में लोगों के साथ हुई है और अभी एक बैठक और हमने 28 तारीख को रखी है, जिसमें कोऑर्डिनेशन की बैठक हमारी हो गई है। बाकी दूसरी बैठक हम करेंगे, 30 तारीख को मॉकड्रिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि एक्चुअल में जब आपदा आती है तो जिस तरह से हम आपदा से निपटते हैं उसकी क्या तैयारी है, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, उसको देखते हुए आगे आने वाली आपदा को हम कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, कैसे हम अपना बेहतर रिजल्ट दिखा सकते हैं ताकि लोगों को नुकसान कम से कम हो या नो नुकसान हो, उस दिशा में काम करेंगे। वो हम लोग सीखेंगे मॉकड्रिल में। चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, आपदाएं होती हैं, हादसे होते हैं, सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, बिजली की लाइनें ध्वस्त हो जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं, आवाजाही रुक जाती है और लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार चेतती नहीं है। कोई प्रभावी ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। वर्षा ऋतु से पहले कोई ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। और आपदा प्रबंधन मंत्रालय की क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या सरकार, क्या आपदा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कभी उन्होंने पहल की है, बैठकें ली हैं, क्या निर्देश दिए हैं, क्या विस्थापन की कार्रवाइयाँ पिछले वर्षों में जो लोग प्रभावित हैं, जिनके बेघर हो चुके हैं, क्या उनका विस्थापन हो पाया है, क्या उन्हें उचित मुआवजा मिल पाया है।
अब बात करेंगे कोटद्वार से मिल रही बड़ी खबर की, जहां गुलदार ने महिला पर जोरदार तरीके से हमला किया। बड़ी खबर, हमले में महिला की मौत हो गई है। जहां बकरी चराने जंगल में गई थी महिला, जहां कांडाखाल जवाड़ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं वन विभाग मौके पर पहुंचा, प्रशासन के कर्मी फिलहाल मौके पर नहीं पहुंचे। जहां घटना के 3 घंटे बाद भी कोई वन विभाग का कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, जो तुरंत इस पूरे मामले पर किसी तरह की अपडेट ले सकता था। तो बड़ी खबर, जहां कांडाखाल जवाड़ गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गुलदार ने जोरदार तरीके से एक महिला पर हमला किया, जिससे महिला की मौत हो जाती है। घटना के 3 घंटे बाद भी वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्राम जवाड़ और उपगांव हलसी की जयवीर सिंह तोमर की पत्नी लता देवी को यहाँ पे ग्राम सभा हथनूर के सरहद में बाघ ने मार दिया है। जबकि जंगलात वालों को और एसडीएम साहब को मैंने अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, खनूर जी द्वारा उनको 5 बजे फ़ोन कर दिया गया है और 7 बजने वाले हैं। अभी तक ये खाली फॉरेस्ट साहब और रेंजर साहब यही लोग पहुँचे हैं, बाकी कोई शासन नहीं पहुँचे यहाँ पे। वहीं बारिश शुरू होते ही देहरादून के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी पैसे खर्च करने के बाद भी जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जल भराव की समस्या पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अब कहा कि इसका कारण अनियंत्रित विकास है। विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा पा रहा। अवैध निर्माण का काम भी धड़ल्ले से जारी है, लेकिन अब सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान ला रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये मास्टर प्लान से देहरादून में जल जमाव की समस्या का समाधान मिल जाएगा। अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक बड़ा एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, अब जैसे MDDA है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा, जो कि वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना पार्क है, ना पार्किंग है, और उसके बाद तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है। लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और वो बेचारे बाद में फंस भी जाते हैं, तमाम बरसातों में दिक्कतें रहती हैं। तो कम से कम ये जो नियोजन का काम है, जिन डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।